बहुत सारे लोग ये समझ लेना चाहते हैं कि इनकम टैक्स को लेकर जो बात कही गई है उसमें उलझने क्या हैं, उसमें कंफ्यूजन कहाँ है और उसमें क्लैरिटी की गुंजाइश कहाँ है। ये असल में एक बार फिर से गर्ग साहब आइए ज़रा ये यहाँ पर एक बात और समझाइए। बीच में जब ये निर्मला सीतारमण कह रही थी कि इनकम टैक्स को लेकर अगले हफ्ते एक बड़ी घोषणा होनी है, तो लोगों ने कहा कि ये कुछ टल रहा है क्या, अगले हफ्ते कुछ सुनने को मिलने वाला है क्या। फिर ये आया कि भाई ये प्रोविजन है जो हमने किए, अब अगले हफ्ते आने क्या वाला है। देखिए, जो अगले हफ्ते आएगा नया इनकम टैक्स बिल। हमारे पास क्या है कि इनकम टैक्स एक्ट है 1961, तो 64 साल का हो गया, उसको रिटायर हो जाना चाहिए था। बहुत सारे सेक्शंस में चेंज हो गया, बहुत सारे सेक्शन रिडंडेंट हो चुके हैं, बहुत सारे नए प्रोविजंस आने हैं, नई हिसाब से उनको बनाना है, और वो कॉम्प्लिकेटेड इतना हो चुका है प्रोविजन डाल कर, क्योंकि जब भी कोई सरकार को लगता है लूप होल है तो उसको प्लग करने के लिए कोई नया प्रोविजन लेके आती है, तो उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। एक बात तो ये बहुत दिनों से दरकार भी थी और सुझाव भी था सरकार का। तो सरकार ने पहले डायरेक्ट टैक्स कोड, आपको पता होगा, एक डीटीसी लेके आए थे 2019 में, उसकी रिपोर्ट भी आई थी, फिर वो कूड़ेदान में चली गई किसी भी कारण से। पर अब सरकार ने पूरा मन बना लिया था कि हमें बिल्कुल डायरेक्ट टैक्स बिल नया लेके आना है। वो जो नया बिल आएगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज, जो कंप्लायंसेस के लिए, जो मैडम ने अभी बात की थी ना कि जो 4 उन्होंने पिलर बताए थे, मतलब वो 61 वाला रद्द होगा, मतलब 61 वो समाप्त होगा, समाप्त हो जाएगा, नया 2025। तो अब नया जो ये आएगा इसको हम कहा करेंगे इनकम टैक्स बिल 2025, इनकम टैक्स एक्ट 2025 हम उसको कहेंगे। और उसमें जो बार बार जो हम सुबह ही बात कर रहे थे कि रिड्यूस लिटिगेशन, आज भी मैडम ने कहा कि रिड्यूस लिटिगेशन वो हो नहीं पा रहा है किसी भी कारण से, बहुत सारे कारणों से, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ कमियां हैं। तो सरकार का जोर तो है कि कंप्लायंसेस को हम कम करें, जैसे अब टीडीएस टीसीएस के नियमों को और आसान कर दिया। अच्छा, ये बताइए एज अ टैक्स एक्सपर्ट, ये जो सिंप्लीफिकेशन ऑफ द एंटायर प्रोसेस जिसकी बात की जा रही है, क्या वाकई सरलीकरण हो रहा है, या सरलीकरण कहा तो जा रहा है लेकिन असल में वो सरलीकरण नहीं हो रहा है? ये आप टैक्स एक्सपर्ट के नजरिए से क्या देखते हैं? देखिए, सरकार कोशिश करती है सरलीकरण करने की, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे गैप नजर आता है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में और टैक्स कंप्लायंसेस में और टैक्स बनाने वालों के लिए। यानी जो सरकार जो नियम बनाना चाहती है, शायद वो नीचे तक अथॉरिटी जाते हैं, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन तक जाते जाते वो शायद इंप्लीमेंट हो नहीं पाते हैं। जैसे मैडम ने आज भी कहा था कि वी वांट टू रिड्यूस लिटिगेशन, इसलिए हम विवाद से विश्वास स्कीम लेके आए हैं, और लेकिन मुकदमेबाजी बढ़ती जा रही है, टैक्स लिटिगेशन का अमाउंट बढ़ता जा रहा है। सरकार कोशिश कर रही है, फेसलेस है कि आई है, रिफंड्स ऑनलाइन कर दिए हैं, ऑनलाइन रिटर्न्स कर दिए हैं, ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर दिए हैं, डीक्रिमिनलाइजेशन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है नहीं हो रहा है, मैं ये नहीं कहूंगा नहीं हो रहा, पर जितना होना चाहिए था शायद उतना नहीं हो रहा। जिस टारगेट को हम अचीव करना चाहते हैं शायद हम उसको पूरा अचीव नहीं कर पा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं कमी है, और इसीलिए मुझे लगता है कि नया इनकम टैक्स बिल या इनकम टैक्स एक्ट जो आएगा उसमें कंप्लायंसेस को कम किया जाएगा और टैक्स की दखलंदाजी को, जो रेड टेपिज्म, उसको कम किया जाएगा। राइट। अब दो चीजें यहां पर इस संदर्भ में समझना चाहता हूं। एक आमदनी, सैलरीड आमदनी, एक आमदनी नॉन सैलरीड आमदनी। अब एक व्यक्ति है जिसको तनख्वाह नहीं मिलती है लेकिन उसकी आमदनी है डिफरेंट दूसरे सोर्सेज से, तो उसके लिए मान लीजिए वो 12 लाख तक है तो वो 12 लाख रहेगा। लेकिन सैलरीड वाले के हिसाब से जब यही कैलकुलेट करेंगे तो उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जुड़ेगा और वो 12,75,000 हो जाएगा। राइट। यानी 12,75,000 रुपए तक अगर आप हैं सैलरीड एम्प्लॉई में, तो 12,75,000 पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है। तो मतलब ये तीनों आपके लिए नील हो जाएंगे अगर आप जो है वो 12 के अंदर आ रहे हैं या 12,75 के अंदर आ रहे हैं अगर सैलरीड हैं तो। अगर आप उसके बाहर निकल जाएंगे, जैसे हमने 13 लाख का एग्जाम्पल दिया। अच्छा, ये बताइए किसी की आमदनी साल की वो सैलरीड है और वो 12,80,000 रुपए है, अब क्या होगा? अब 12,80,000 का बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है कि 12,80,000 रुपए होते ही आपकी सैलरी तो बड़ी 5,000 रुपए, लेकिन आपका टैक्स कितना बन गया? 77,000 बन गया। तो वो मार्जिनल रिलीफ सरकार देती है उस केस में कि जितनी आपकी इनकम बढ़ेगी हम उससे ज्यादा टैक्स नहीं लेंगे। यानी 5,000 की इनकम बनेगी तो हम केवल 5,000 रुपए टैक्स लेंगे। ऐसा प्रोविजन था पिछली बार। अब नया पढ़ना पड़ेगा कि उसको मार्जिनल रिलीफ दिया है तो नहीं दिया, वरना वो 5,000 के पीछे आपको पूरा टैक्स देना पड़ जाता है कई बार 5,000 के लिए। तो मतलब कायदन तो ये होना चाहिए कि अगर मान लीजिए किसी की हमारे 12 लाख रुपए टैक्स 60,000 रुपए है, 60,000 इस वाले हिसाब से अब 12 लाख, तो 12,75,000 प्लस 60,000 अगर होता है तो फिर असल में आप उससे 60,000 तो अगर उतना हो जाता है तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लो आप सैलरी नहीं है तो 13 लाख रुपए पे अभी जो नया मैडम डिक्लेयर किया है 75,000 टैक्स बनता है। आपकी इनकम 1 लाख रुपए बढ़ी, टैक्स 75,000 बढ़ गया आपका। ठीक। अगर आप सैलरी नहीं है तो अगर आप सैलरीड है तो ये जो प्रोविजन जो आप मार्जिनल रिलीफ प्रोविजन आप कहते रहे हैं ये हमेशा रहा है, सरकार लेके आती है, मेरे हिसाब से लेके आई होगी। जब फाइन प्रिंट हम पढ़ेंगे तो उसमें मार्जिनल रिलीफ का प्रोविजन आता है।
तो लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये पढ़ना पड़ेगा, मतलब इस बात की भी गुंजाइश है कि हो सकता है समाप्त या उसको कैरी ना किया हो इस बार? नहीं, सारी प्रोबेबिलिटी कैरी किया होगा। हाँ, ओके, लेकिन आप फिर भी कह रहे हैं कि इंश्योर होने के लिए हाँ, एक बार उसको ठोक बजा लेना चाहिए। हाँ। और अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। अब ये बताइए कि ये पहले के मुकाबले वो कह रहे हैं कि हाथों में लोगों के परचेजिंग पावर बढ़ाई गई है, कितना फर्क आएगा ओवरऑल सिनेरियो में? देखिए दिनेश जी, इकोनॉमी या कोई देश सेंटीमेंट्स पे बहुत चलता है। एक सेंटीमेंट्स बड़े पॉजिटिव होते हैं। तो ये सेंटीमेंट पॉजिटिव है, सेंटीमेंट भी पॉजिटिव, तो फिर बाजार में क्यों रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है? नहीं, निफ्टी, सेंसेक्स, ये क्यों वैसा क्यों नहीं? सुबह तो बढ़त की तरफ दिखाई दे रहे थे। देखो, मैं मार्केट का एक्सपर्ट नहीं हूं। नहीं, फिर भी पर लेकिन, अगर मैं हाँ, अगर इकोनॉमी की बात करूंगा तो मुझे है कि इससे एक बूस्ट मिलेगा। ये इस पे अरविंद मोहन सर से भी पूछता हूं। अरविंद मोहन सर, अगर ये है परचेजिंग एक तरीके से पहले के मुकाबले बढ़ा दी गई एक मिडिल क्लास के हाथों में, तो फिर वो कम से कम बाजार के सेंटीमेंट में दिखना चाहिए ना? देखिए, बाजार का जो एक्सपेक्टेशन है उसमें विशेष रूप से पब्लिक सेक्टर की कंपनियों पर काफी फोकस आने की संभावना थी, डिफेंस पे काफी फोकस आने की संभावना थी, लेकिन बजट स्पीच में वो चीजें आपको डिफेंस इत्यादि पे नहीं सुनाई पड़ी हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ये फाइन प्रिंट्स में जाना पड़ेगा और बजट एक लार्जर पिक्चर है। अभी हमें ये बताया नहीं कि डिफेंस सेक्टर का एलोकेशन कितना है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वहां एलोकेशन नहीं हुआ है। एक सिग्निफिकेंट अमाउंट का एलोकेशन हुआ होगा जिस पर वित्त मंत्री ने चर्चा नहीं की है। तो मुझे लगता है बाजार का जो इमीडिएट रिएक्शन है वो इसी वजह से है कि कुछ खास सेक्टर से जो अपेक्षाएं थी, खास तौर पर डिफेंस इत्यादि से, डिफेंस से, रेलवे से, उस तरीके के अनाउंसमेंट हमें नहीं सुनाई पड़े हैं। तो शायद यही कारण है कि बाजार रिएक्ट कर रहा है। मुझे लग रहा है ये नी जर्क रिएक्शन है। जल्दी आने वाले एक आध दिन में आपको बाजार में भी इसका फाइनेंस एक्सपर्ट मुकेश पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद मोहन सर कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों को अभी पढ़ना देखना बाकी है, हो सकता है बजट स्पीच में उसका मेंशन नहीं हुआ है, लेकिन जो ओवरऑल बजट की कॉपी होगी उसको अगर पढ़ेंगे तो वो मेंशन होगा। क्या सिर्फ इसी बात का इंतजार है या बाजार असल में और भी कई उम्मीदें लिए हुए था? मुकेश पांडे जी, देखिए, जैसा कि सर ने बोला है कि सेंसेक्स का ऊपर और नीचे गिरना बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और बहुत सारी स्पेकुलेशन भी हैं जो कि फाइन प्रिंट जो सर ने बोला उसको स्टडी करने के बाद एक फाइनल लेआउट नज़र आएगा। बट जो अनाउंसमेंट आज गवर्नमेंट ने करी है एमएसएमई को लेकर के, वो एक्चुअली बहुत ही सराहनीय है। एमएसएमई को लेकर के जो उन्होंने एमएसएमई की क्लासिफिकेशन चेंज करी है, एमएसएमई के लिए सीजीटी एमएससी स्कीम के तहत जो लोन अमाउंट पहले 5 करोड़ था वो 10 करोड़ रुपए की लिमिट बढ़ाई है। ऐसे जो सराहनीय स्टेप है वो एमएसएमई को बहुत ही अच्छा ये किस तरह का चेंज है और इससे क्या फर्क पड़ेगा? बहुत पहले अगर क्लासिफिकेशन की बात करें आपके माध्यम से, कि पहले जो एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की क्लासिफिकेशन है, जो पहले 1 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट थी वो अब 2.5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट आ चुकी है। और जिनकी टर्नओवर पहले 5 करोड़ थी वो अब तकरीबन 10 करोड़ तक की टर्नओवर वाली कंपनी को माइक्रो एंटरप्राइजेस के तहत माना जाएगा। उसी तरीके से स्मॉल पहले 50 करोड़ सीजीटी एमएससी स्कीम की जो लोन है वो 50 करोड़ तक की टर्नओवर वाली कंपनी के लिए लिमिटेड थी। ये क्लासिफिकेशन चेंज होने की वजह से जो स्मॉल एंटरप्राइजेज है उनकी टर्नओवर लिमिट कर दी गई है 100 करोड़ रुपए की। तो अब जो 100 करोड़ तक की टर्नओवर वाली कंपनी है वो इस स्कीम का फायदा उठा सकती है, जो पहले सिर्फ 50 करोड़ तक की टर्नओवर वाली लिमिट के लिए था। दूसरा, जो लिमिट पहले सिर्फ 5 करोड़ रुपए की थी, मतलब जो 50 करोड़ रुपए के आसपास की टर्नओवर तक पहुंच गए हैं, एनहांसमेंट उनको चाहिए बट किसी वजह से एनहांसमेंट नहीं मिल पा रही। क्यों? क्योंकि 50 करोड़ की टर्नओवर क्रॉस कर गए हैं और 5 करोड़ की लिमिट ऑलरेडी पहले से यूटिलाइज कर रहे हैं। अब वो 100 करोड़ तक की टर्नओवर की लिमिट बढ़ा दी गई है और उनकी लोन लिमिट भी 10 करोड़ तक बढ़ा दी गई है, जो कि तकरीबन 1.5 लाख करोड़ की एडिशनल लोन फंडिंग हो पाएगी इस स्कीम के तहत। सुशील कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टैक्स एक्सपर्ट। सुशील कुमार जी, अब ये सीनियर सिटीजन्स के लिए जो ये बताया जा रहा है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दिया गया, उसकी लिमिट बढ़ा दी गई, ये मतलब क्या ओल्ड रिजीम के हिसाब से चेंज 50,000 से 1 लाख रुपए जो किया गया है? सुशील कुमार साहब, इसको समझाइए जरा। सर, स्टैंडर्ड जो किया गया है वो ओल्ड में न्यू रिजीम के हिसाब से है, उसमें जो सीनियर सिटीजनशिप को दिया। सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। आवाज आ रही है अभी? हाँ, बोलिए अब। सर, ये न्यू रिजीम के हिसाब से है। जो न्यू रिजीम में है उन्होंने जो 75 जो किया वो सीनियर सिटीजनशिप के लिए जो मुझे समझ में आया वो 75 सीनियर सिटीजन के न्यू रिजीम के अंदर है।
ओल्ड रिजीम में अभी तक कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। ये गर्ग साहब जरा आप आइए, ये सीनियर सिटीजन्स के लिए जो घोषणा है वो अलग से क्या है, उसको लेके क्लैरिटी क्या है? वो टीडीएस के लिए है। अच्छा, वो टीडीएस के लिए है कि अच्छा। सीनियर सिटीजन को एक फायदा दिया है कि उनको पैसिव इनकम होती है, हाँ। उनका टैक्स कट जाता था, फिर उनको रिफंड लेने जाना पड़ता था। हाँ। तो सीनियर सिटीजन को दो फायदे हैं। एक फायदा आपको पहले ही पता होगा कि अगर आपकी इनकम 3 लाख से कम है हाँ। तो आप एक फॉर्म 15H आता है, आप उसको फाइल कर सकते हैं, तो आपका कोई ब्याज नहीं, टीडीएस नहीं डिडक्ट होता था। वरना 50,000 रुपए से ज्यादा अगर आपकी है एफडीआरसी ब्याज है तो आपको टीडीएस डिडक्ट हो जाता था। अब उन्होंने कह दिया कि हम 1 लाख तक कोई भी टैक्स डिडक्ट नहीं करेंगे, कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे। ये एक अच्छी बात है कि पहले आपको इस पर जाके पहले तो टीडीएस कटवाओ और फिर जाके रिफंड क्लेम करो। तो एक ये बेनिफिट दे दिया। एक बेनिफिट और दिया है बड़ा अच्छा, वो कहा है कि एनएसएस, नेशनल सेविंग स्कीम, नेशनल सेविंग स्कीम में अगर आपने विड्रॉ किया है, आपको पता होगा नेशनल सेविंग स्कीम में से विड्रॉ टैक्सेबल हुआ करती थी और ये बहुत पहले लोगों ने पैसे जमा करवाए थे। तो उसको कहा दिया है कि अगर आपने 29 अगस्त 2024 के बाद में कोई पैसा विड्रॉ किया है, जनरली वो भी सीनियर सिटीजन्स के लिए फायदा है, उसको भी हम आपसे टैक्स एग्जम्प्ट कर रहे हैं, उस पर कोई टैक्स नहीं ले रहे हैं। और तीसरा एनपीएस वात्सल्य, जो एनपीएस से आपको पता होगा जब वो विड्रॉ करते हैं तो 25% तक आप विड्रॉ कर सकते हैं, और जब आप रिटायरमेंट के टाइम विड्रॉ करते हैं तो आपको 60% विड्रॉल अलाउड होती है, 40% तक आप एन्युटी ले सकते हैं। अब सरकार ने कह दिया है कि एनपीएस वात्सल्य से भी आप विड्रॉ करोगे, उसमें वही नियम लगेंगे जो एनपीएस पर। तो ये दो महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं सीनियर सिटीजन्स के संदर्भ में। निर्मला सीतारमण ने जो बातें कही हैं उसमें एक ये महत्वपूर्ण है, जरा सुनिए। 12 लाख तक की आय वाले करदाताओं के लिए विशिष्ट आय दर को छोड़कर, जैसे कैपिटल गेन स्लैब, मैं फिर से पढ़ती हूँ, 12 लाख तक की आय वाले करदाताओं के लिए विशिष्ट आय दर को छोड़कर, जैसे कैपिटल गेन, जो स्लैब दर में कटौती के कारण होने वाले लाभ के अलावा कर में छूट इस ढंग से प्रदान की जा रही है कि उनके द्वारा कर का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। आय के विभिन्न दरों में स्लैब दर संबंधी परिवर्तनों और छूट के कुल कर लाभ को उदाहरणों के साथ दर्शाया जा सकता है। नई कर व्यवस्था में 12 लाख की आय वाले करदाता को कर में 80,000 रुपए का लाभ होगा, जो कि पुरानी कर दरों के अनुसार उसके देय कर का 100% होगा। 18 लाख रुपए की आय वाले व्यक्ति को कर में, जो कि 18 लाख की आय प्राप्त कर रहा है, उसको 70,000 रुपए, जो कि पुरानी कर दरों के अनुसार देय कर का 30% होगा, का लाभ होगा। जो 25 लाख की आय वाले व्यक्ति को 1,10,000 रुपए, जो कि पुरानी कर दरों के अनुसार 25% का होगा, का लाभ होगा। मेरे कर प्रस्तावों के प्रस्ताव अनुलग्नक में दिए गए हैं। इन प्रस्तावों के परिणाम स्वरूप प्रत्यक्ष करों में लगभग 1 लाख करोड़ और प्रत्यक्ष कर में और अप्रत्यक्ष करों में लगभग 2600 करोड़ का परित्याग होगा। और अभी तक अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन है, दिमाग में कोई भ्रम है टैक्स को लेकर, तो अब वो दूर हो जाने वाला है। किसको कहाँ तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, किसको किसके बाद कितना टैक्स लगेगा, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा अपनी सैलरी के हिसाब से, सालाना सैलरी के हिसाब से, तो उसके टैक्स में क्या इजाफा होता जाएगा। आइए इसको और सरल तरीके से समझते हैं, गर्ग साहब समझाएंगे जरा। नई टैक्स, अब पहले तो ये समझ लीजिए कि ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जो परिवर्तन है वो नई टैक्स रिजीम में हुआ है। नई टैक्स रिजीम के हिसाब से अगर अपना टैक्स आप फाइल करते हैं तो कहां पर कितना टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। सर प्लीज जी। अभी हम ये बात करते हैं जो अभी प्रेजेंट टैक्स है, इसको मैं प्रेजेंट लिखता हूं, हाँ, और इसको लिखता हूं प्रपोज्ड। ठीक है, ये प्रेजेंट, अभी आप ये प्रेजेंट, यहां पर ये आप बताएंगे जो अब शुरू हुआ है ना। नहीं, हाँ, अभी जो लागू है 2024-25, ये 25-26 वाला है। 25-26, ठीक है, ठीक है सर। थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा आपको फॉन्ट, ताकि वो हमारे दर्शकों को दिखे। अभी आपकी अगर 12 लाख रुपए की इनकम है, हाँ, ठीक है, तो आपको टैक्स देना है 80,000 रुपए। ठीक है, नए इसमें देना है 60,000 रुपए, लेकिन ये निल हो जाएगा अप टू 12 लाख। मतलब ये कहा जा रहा है कि 12 लाख रुपए तक की अभी अगर आपकी आमदनी है तो मौजूदा स्थिति में आपको देने पड़ते 80,000 रुपए, लेकिन अब जो चेंजेस हुए हैं उसमें आपको देने पड़ेंगे 60,000 रुपए, तब
जब 12 से ऊपर आप पहुंच गए हैं, वरना 12 तक अगर आप हैं तो ये भी नील हो जाएगा। जी आगे। अगर आपकी 13 लाख रुपए की कमाई है, ठीक है, 1 लाख रुपए बढ़ गए बढ़े, मतलब ये। हाँ तो अभी देना पड़ता है आपको 1 लाख रुपए 24-25 में। हाँ। अब नए में देना पड़ेगा 75,000 रुपए। आपने 25,000 रुपए, 25,000 का आपको फायदा होगा। 25,000 का फायदा हुआ। इसका मतलब ठीक है है। आप अगर 12 लाख में हैं हाँ 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 तो आपको पूरे 60,000 का फायदा हो गया। ठीक है। लेकिन अगर आप 13 लाख में पहुंच गए हाँ तो आपको 25,000 का फायदा फिर भी हो गया। राइट। लेकिन आपको 75 रुपए टैक्स देना पड़ेगा 75,000 13 लाख की कमाई पे, ठीक प्लस है। 4% सरचार्ज जो भी सेस लगता है। ठीक है। 18 लाख, 18 लाख को हम देखते हैं तो अभी जो टैक्स बनता है 2,30,000। हाँ अब जो टैक्स ये 2,30,000 जो आप लिख रहे हैं ना, आपको इसे सब दर्शक क्योंकि देख रहे हैं, थोड़ा बड़ा लिखिए आप इसको, और 2L30K लिख दीजिए तो लोगों को समझ में आएगा। ये के कर देता हूं मैं, हाँ ये भी के कर देता हूं मैं, ठीक है। ये भी के कर देता हूं, ये भी के और ये भी के। राइट। अभी जो टैक्स बन रहा है वो बन रहा है 1,160 के, 1,60,000। 70,000 का फायदा। अच्छा, तो अब जो है वो 1 लाख, पहले 2,30,000 बन रहा था, अब 1,60,000 बनेगा और इस तरीके से 70,000 का फायदा फायदा होगा। हो ठीक। जाएगा। 20 लाख रुपए, अगर 20 लाख रुपए तक की आपकी सालाना आमदनी है तो हाँ, तो पहले लगता था 290, 2,90,000 रुपए आपको टैक्स देने पड़ते थे पहले, अब 2 लाख। 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। इस तरीके से आपने 90,000 रुपए बचा लिए। तो अगर 20 लाख तक की आपकी सालाना आमदनी है तो 90,000 रुपए साल के आपके बचा करेंगे, जो कि आपको टैक्स के तौर पर नहीं देना होगा। अब 25 लाख रुपए तक अगर आप कमाते हैं साल भर में, तो पहले 4,40,000 रुपए आपका टैक्स बनता था, अब बनेगा 3,30,000, और इस तरीके से 1,10,000 रुपए आप यहां बचा लेंगे। ठीक कह रहा हूं? बिल्कुल ठीक है। अब ये इतने भर से तो काम चलेगा नहीं, अब थोड़ा और आगे चलते हैं, तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूं। अब चलिए आ जाइए 25 से ऊपर पे चलते हैं। आप यहां पे लिख रहे हैं, यहां पे है आपका प्रेजेंट, और अब जो प्रपोज्ड है उसके हिसाब से अब ये कितना आ गए आप? मान लो 50 लाख की इनकम है, हाँ। तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट 1,10,000 ही होगा, क्योंकि 25 लाख से ऊपर उसमें भी 30% है, इसमें भी राइट 30% राइट है। राइट। हाँ इससे राइट। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ 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 हाँ। तो मतलब मैक्सिमम बेनिफिट जैसे ही आप 25 से ऊपर जाते हैं तो बराबर हो तो जाएगा। मैक्सिमम बेनिफिट आपका 1,10,000 रुपए ही रहने वाला है, उससे 1,10,000 ज्यादा। मैक्सिमम बेनिफिट होगा आपको, इससे ज्यादा नहीं होगा। हाँ, तो आप जैसे ही आप हायर ब्रैकेट में पहुंचते हैं, मतलब हायर इनकम में पहुंचते हैं, 25 लाख रुपए सालाना से ज्यादा आप पहुंचते हैं, तो फिर आपका जो मैक्सिमम टैक्स आपका बच रहा है वही होगा 1,10,000 रुपए, पहले के मुकाबले आपके ज्यादा बचेंगे। अब जरा इसमें सैलरीड वाला जो आप बता रहे थे कि उसमें 12,75,000 रुपए वो हो जाएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ के, बाकी चीजें वैसे ही फॉलो करेंगी वो भी। इसमें केवल आप ये कह रहे हैं कि हमको ये देखना पड़ेगा कि वो उन्होंने प्रोविजन पहले वाला रखा है कि नहीं रखा है, जिसमें होता ये है, ये बड़े आसान शब्दों में ये समझ लीजिए कि मान लीजिए आप सैलरीड हैं, 12 लाख रुपए आपके छूट वाले हो गए, 75,000 रुपए आपके स्टैंडर्ड डिडक्शन वाले हो गए, लेकिन अब जैसे ही आप 12,80,000 पे आएंगे तो आपके पैसे तो बढ़े सालाना 5,000 रुपए, लेकिन टैक्स लग जाने वाला है उसमें 60,000 रुपए। तो असल में ये पहले प्रोविजन रहा है कि वो आपका जब तक 60,000 रुपए और नहीं बढ़ जाएंगे तब तक वो टैक्स नहीं लगेगा। राइट? उतना नहीं लगेगा, मतलब उतना नहीं लगेगा। अगर 10,000 इनकम बढ़ी 10,000 ही टैक्स लगेगा, हाँ। 60,000 नहीं लगेगा। 60,000 नहीं लगेगा, जितना बढ़ा उतना ही लगेगा। उतना ही लगेगा। राइट। अब मान लीजिए कोई आ जाता है 13 लाख रुपए पर, तो 13 लाख पे तो आपको मैंने बताया ना कि 13 लाख रुपए पे अभी आपको 75,000 टैक्स बन गया, 75,000 रुपए। तो आपको पूरा 75,000 देना पड़ेगा। Right. क्योंकि आपकी इनकम 1 लाख बढ़ गई हाँ। और 75,000। राइट। सैलरी एम्प्लॉय के 12.75 तक कोई टैक्स अब जरा ये समझाइए कि ओल्ड रिजीम के, आप कह रहे हैं कि अब ओल्ड रिजीम में कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, जरा वो भी समझा दीजिए। उसका कारण है ना कि हाँ। ओल्ड रिजीम में क्या है कि 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं है, Right. 2.5 लाख से 5 लाख तक आपको 5% है, लेकिन उसका सीधा स्लैब 20% का है। यानी जैसे ही आप 10 लाख क्रॉस करते हैं आपको 1,12,500 रुपए टैक्स बन गया। ठीक है। अब 1,12,500 रुपए टैक्स में तो यहाँ 12 लाख तक जब कोई टैक्स ही नहीं है तो हाँ। आपको फायदा क्या होगा? राइट राइट। अच्छा, ये जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बाकी क्या एटीसी में प्रोविजंस के हिसाब से इसको और बढ़ाया जाएगा क्या, वो जो होम लोन के इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को लेकर जो प्रोविजंस हैं उसमें कोई तब्दीली आएगी क्या,
उधर कोई ऐसा प्रोपोजिशन नहीं है। दिनेश जी बात को समझिए, आपको पिछले जो ओल्ड रिजीम की बात हम करते हैं जहां पर 2.5 लाख तक का स्लैब है, वहां पर क्या कहा है कि 5 लाख रुपए की आपकी इनकम होगी तो आपको कोई टैक्स नहीं लगता, यानी 5 लाख रुपए टोटल इनकम आनी चाहिए। उसके बाद आप जितनी भी डिडक्शंस क्लेम करते हैं, अगर मान लीजिए आपका 12 लाख रुपए की इनकम है फॉर एग्जांपल आज की डेट में, आप क्या क्या डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं? आप एटीसी का 1.5 लाख, 50 ATCCD का 50,000, 2 लाख तो ये क्लेम कर सकते हैं, 2 लाख का हाउसिंग लोन क्लेम कर सकते हैं, 4 लाख रुपए आप मेडिक्लेम क्लेम कर सकते हैं अपने पेरेंट्स का 4,75,000 रुपए, आप एजुकेशन लोन का ही मैं 1 लाख रुपए मान लेता हूँ तो 5,75,000 रुपए, 25,000 रुपए की मान लीजिए आप और छोटी मोटी डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं तो 6 लाख रुपए, यानी 6 लाख रुपए करने के बाद भी 12 लाख में से घटाओगे तो फिर 6 लाख पे बच जाओगे, तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ 12 लाख तो एक पहले एक ही कहते हैं ना, एक ही शॉट में गेंद को बाउंड्री से बाहर कर दिया, छक्का मार दिया मैडम ने, तो अब ओल्ड रिजीम में जाने का फायदा नहीं है, कोई सोचेगा भी नहीं। राइट। लेकिन इससे वो लोग जो इस तरीके के स्कीम्स में पैसे लगा के और पैसे सेव करते रहे हैं, पर उन सबका बेनिफिट खत्म हो गया ना जी। भाई आपको 2 लाख का हाउसिंग लोन मिलता था, मैं वही कह रहा हूं, 2 लाख का क्या एक तरीके से उन जगहों पर पैसे लगाकर इन्वेस्ट करके लोग रखने के संदर्भ में अब नहीं सोचेंगे? नहीं, मैडम ने पिछली बार भी कहा था कि आप अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजन खुद चुनिए, आप फोर्स डिसीजन ना लीजिए, क्योंकि टैक्स बचाना है इसलिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो इन्वेस्ट कीजिए, आप अपना दिमाग लगाइए, और जहां पर आपको लगता है कि आपको यहाँ पे बेनिफिट है। अब बहुत सारे लोग क्या करते थे, क्योंकि आपको LIC में छूट मिलती है तो LIC में आप छूट कर लिया करते थे, आपको PPF में मिलता है तो आप PPF में इन्वेस्ट कर लिया करते थे। आप ये नहीं सोचते थे कि PPF में 15 साल का लॉक इन पीरियड है, या LIC में मेरे को रिटर्न्स नहीं आती हैं क्योंकि उसमें मेरा कॉस्ट भी लग जाती है। तो वो कह रहे हैं कि डिसीजन अपने आप लीजिए, आपको RBI बॉन्ड्स में लगाना है, आपको म्यूचुअल फंड में लगाना है, आपको शेयर में लगाना है। तो जितनी भी डिडक्शंस थी, जो भी चैप्टर 6A की हम डिडक्शन कहते हैं, वो सबका जो क्यूमुलेटिव बेनिफिट था, सबको मिला के 6 लाख से ज्यादा नहीं बैठता था। अब चूंकि 5 और 7 12 लाख कर दिया, तो इसलिए उसका बेनिफिट खत्म हो। चलिए, तो आपने अभी तक जो समझाया उसको अगर मैं नटशेल में बताऊं, वो ये कि अगर आप 12 लाख रुपए तक की आमदनी आपकी है सालाना, तो आपको कुछ नहीं देना है। 12 लाख से जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं, अब वो मान लीजिए वो 20 लाख है या 25 लाख है, तो जो मिनिमम आप बचाएंगे वो 60,000 रुपए आपके बचेंगे, लेकिन जो मैक्सिमम आप बचाएंगे वो 1,10,000 रुपए। 1,10,000 आपने बहुत अच्छी बात कही है, बिल्कुल आपने क्रक्स पकड़ लिया कि मैक्सिमम 1,10,000 रुपए की आपकी सेविंग होगी 25 लाख के स्लैब पे जाकर। 25 लाख या 25 लाख से ऊपर अगर आप हैं, तो आप जो मैक्सिमम टैक्स बचाएंगे साल भर में वो 1,10,000 रुपए भी, लेकिन पहले के मुकाबले अगर लोगों के हाथ में आते हैं, एक्स्ट्रा आते हैं, तो ये इकोनॉमी के लिए एक बूस्ट देगा। हाँ, बहुत बड़ा बूस्ट देगा। और देखिए, आपको फिर बताता हूँ कि जो यंग प्रोफेशनल्स आते हैं बिल्कुल नए, हाँ, वो 12 लाख के स्लैब में ही होते हैं, राइट, तो उनके पास टैक्स जीरो हो गया, राइट, और वो बहुत स्पेंडिंग भी करते हैं, राइट। तो एक बूस्ट तो उनको दिया कि भाई आप स्पेंडिंग कीजिए या इन्वेस्ट कीजिए, आपकी इच्छा है, हम आपसे कुछ लेने वाले नहीं है। पहले स्लैब बहुत कम था, तो 12 लाख बड़ा रीजनेबल सा स्लैब है, और सैलरी में तो 12,75,000 रुपये, यानी 1 लाख रुपये महीने की सैलरी, 1,10,000 महीने की सैलरी को आपने एक तरह से एग्जाम्प्ट कर दिया टैक्स से। सालाना अगर 1 लाख या 1,10,000 रुपए आप कमा रहे हैं, 1,08,000 रुपए कमा रहे हैं, तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और गर्ग साहब का कहना है कि जनरली आप जब कमाने की दुनिया में, कमाई की दुनिया में जाते हैं, कदम रखते हैं, मतलब जो यंग प्रोफेशनल्स हैं उनकी कमाई इसी ब्रैकेट के आसपास होती है, और उनको अगर आप उनसे टैक्स नहीं ले रहे हैं तो एक तरीके से उनकी परचेजिंग पावर बढ़ा रहे हैं। और यही वो वर्ग है जो ज्यादातर जाकर मार्केट में चीजें खरीदता है, और इससे इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगा। लेकिन वो लोग जो इससे ज्यादा वाले ब्रैकेट के हैं, उनको भी एट द एंड ऑफ द डे पहले के मुकाबले वो चीजें बचा रहे हैं। मतलब अगर वो 25 लाख से ज्यादा कमाने वाले भी हैं साल में, 25 लाख या 25 लाख से ज्यादा, तो वो भी 1,10,000 रुपए तो पहले के मुकाबले बचा रहे हैं। और ये 1,10,000 रुपए भी निश्चित रूप से अगर बच रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं या तो इन्वेस्ट करेंगे या खर्च करेंगे, और इस तरीके से ये भी इकोनॉमी को एक बूस्ट देगा। हाँ, देखिए, हम जब सुबह भी डिस्कस कर रहे थे, जो स्पेंडिंग पैरामीटर्स होते हैं ना, मिडिल क्लास के अलग होते हैं, लोअर मिडिल क्लास के अलग होते हैं, BPL के अलग होते हैं। Right. रोटी कपड़ा मकान की जब हम बात करते हैं तो पहले आदमी रोटी का करता है, Maslow's उसका कपड़ा hierarchy. करता है, उसका- तो इसका मतलब है कि जो मिडिल अपर मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, उनको कहे कि आप लग्जरी गुड्स में स्पेंड कीजिए, कंज्यूमर गुड्स में स्पेंड कीजिए, और ये अच्छा है। इकोनॉमी में आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों आते हैं फिर। एक बार और क्विक रिकैप कर देता हूं आपके लिए। वो लोग जो टैक्स को और एक बार फिर से समझना चाहते हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन है, कोई भ्रम है, तो आपको बता दूं कि 12 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी पर आपको अब कहीं कोई टैक्स नहीं देना है, लेकिन शर्त यह है कि 12 ही लाख रुपए आप कमाएं। अगर 12 लाख रुपए से आप ज्यादा आगे बढ़ते हैं तो फिर वो टैक्स स्लैब जो वैसे लागू नहीं होते, और 12 लाख से
कम आमदनी वाले टैक्स स्लैब हैं, जैसे 4 से 8 लाख रुपए, 8 से 10 लाख रुपए, वो भी इंप्लीमेंट हो जाएंगे। जो सैलरीड क्लास लोग हैं उनके लिए ये 12 लाख वाली जो लिमिट है वो 12,75,000 प्रभावी रूप से होगी, इफेक्टिव होगी, क्योंकि 75,000 रुपए इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन वाला भी जोड़ दीजिए। लेकिन जैसे ही आप इससे ऊपर बढ़ते हैं तो 4 से 8 लाख वाला टैक्स स्लैब भी प्रभावी हो जाएगा और 8 से 10 लाख वाला भी प्रभावी हो जाएगा और ऊपर वाला तो रहेगा ही। और इस तरीके से अगर आप 12 लाख रुपए से ऊपर जैसे ही बढ़ते हैं तो 60,000 रुपए आपके टैक्स के बन जाते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम जो स्लैब है 25 लाख से ऊपर वाला, 24 लाख से ऊपर वाला, उसमें जैसे ही आप 24 लाख से ऊपर की आमदनी में जाते हैं तो 30% वाले स्लैब में आएंगे और इस तरीके से जो मैक्सिमम आप बचा पाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं पहले 30% आमद हो जाता था, जैसे ही आप 15 से ऊपर जाते थे, 15 लाख से ऊपर वाली आमदनी में जाते थे, तो वहां पर जो 30% पहले लागू होता था वो 24 लाख से ऊपर पर लागू होगा। इसलिए 1,20,000 रुपए तक की मैक्सिमम सेविंग वो लोग भी टैक्स के तौर पर कर पाएंगे जो 24 लाख रुपए से ज्यादा सालाना कमाते हैं। अब एक बात और समझिए, ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम क्या है? ओल्ड टैक्स रिजीम वो है जिसमें आपको वो तमाम बेनिफिट मिला करते हैं, जिसमें एटीसी वाला बेनिफिट भी मिला करता है, हाउस जो टैक्स लेते हैं, हाउस लोन जो लेते हैं उसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पर आपको जो छूट मिलती है वो सारा कुछ हुआ करता है। ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आप सारा कुछ जोड़ भी लें, सारी तरह की छूटें जो आप उसमें ले सकते हैं, तो वो 5-6 लाख रुपए के आसपास पहुंच रहा है। और इधर तो निर्मला सीतारमण सीधे ही 12 लाख रुपए तक की आमदनी को उन्होंने नील कर दिया है टैक्स के तौर पर। इसलिए लोग ये समझ रहे हैं कि नई टैक्स रिजीम ही फायदेमंद है। अब ये ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम जो है ये भी आपको बहुत जल्दी से आपके स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा है। पुराना स्लैब और नया स्लैब आपको दिखाई दे रहा है। क्या फर्क पड़ेगा जानते हैं आप? पुराने स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, नए स्लैब में चेंजेस किए गए हैं। तो ये क्या क्या है, ये गर्ग साहब आपको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं सर, प्लीज। हाँ देखिए ना, जो हम बात अभी कर रहे थे कि पहले जो स्लैब थे, अब हम नई रिजीम की बात कर रहे हैं। इसको थोड़ा स्टेबल रखिए, इसको प्लीज फ्लिप मत कीजिए बार बार, क्योंकि उससे डिस्ट्रैक्शन होता है। यहीं पे रखिए और यहीं फ्रीज कीजिए प्लीज। हाँ, अभी हम बात कर रहे हैं जो करंट फाइनेंशियल ईयर में चल रहा है 24-25 में 0 से 3 तक 0, 3 से 7 तक, ये 3 से 7 है, 3 से 7 तक 5%। इसको करेक्ट कराइए, ये 3 से 7 है प्लीज। 7 से 10 तक 10% और 10 से 12 तक 15%, 12 से 15 तक 20% और उसके बाद में 30%। ठीक है। अब मैडम ने कह दिया कि 4 लाख तक 0, 4 से 8 तक 5 और 8 से 12 तक 10, 12 से 16 तक 15, 16 से 20 तक 20 और उसके बाद में 30, मतलब 30 लाख जो होगा वो 24 लाख से ऊपर होगा। हाँ, ये नया स्लैब और पुराना स्लैब जो मुझे ये भी ठीक करवाइए। 25 है, 20 से 24 के बीच में 25 है। ये वाला 25% कराइए जी, 20 से 24। अच्छा, ये इधर आ गया, ये है नया स्लैब, नए स्लैब में बात कर रहे हैं ना। हाँ, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ये ठीक है, बिल्कुल अच्छा है। यहाँ पे 25 आ गया, अब ये 30 आ गया, ये इससे आ गया। तो दो कंक्लूजन हमने जो निकाले आज सुबह, हमने जितनी डिस्कशन करने के बाद में, अब जो पुरानी टैक्स व्यवस्था है, ओल्ड टैक्स रिजीम, अब उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। अब उसमें से कोई भी नहीं रहेगा, सब लोग अगले साल में यहाँ पर आ जाएंगे। जो अभी तक 72% आए थे, अब 100% लोग आ जाएंगे। एक बात तो ये। दूसरा इसका कंक्लूजन ये निकला है कि सबको, मतलब जो भी 30% के स्लैब में आते थे 24 लाख वाले, उनको 1,10,000 का मैक्सिमम फायदा हो जाएगा। और जैसे मैडम ने बजट भाषण में कहा है कि 18 लाख वालों को 70,000 रुपए का फायदा हो रहा है और 12 लाख वालों को जो भी 80,000 रुपए टैक्स देते थे वो नील हो जाएगा। वो इसलिए होगा क्योंकि देखिए आप यहाँ पर देखिए ये और ये फर्क देखिए, यहाँ पर 15 लाख से ज्यादा में 30 लग रहा है, 30%। यही फर्क है ना जी। और यहाँ पर आप देखेंगे 24 लाख से ज्यादा में 30 लग रहा है, इसलिए आपका वो 1,10,000 रुपए बच रहा है। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। तो ये है पुराने स्लैब और नए स्लैब में। ये पहले बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये न्यू टैक्स रिजीम में ही ये चेंजेस हुए हैं। न्यू टैक्स रिजीम का ये पुराना स्लैब और नए स्लैब में क्या फर्क है वो आपके सामने है। पुराने स्लैब के हिसाब से जहां आपको यहां पर ही 30% लग रहा था 15 लाख से ज्यादा में, वो अब लग रहा है 24 लाख रुपए से ज्यादा में 30%। और उससे नीचे आप जानते हैं 20 से 24 में 25% है, 16 से 20 में 20% है, 12 से 16 में 15% है, 8 से 12 में 10% है, 4 से 8 में 5% है। तो यहां तक जब आप पहुंचते हैं तो मैक्सिमम जो टैक्स सेव आप सालाना कर सकते हैं, अगर हायर ब्रैकेट में आप हैं, 30% एंड अबव में हैं, तो आप 1,10,000 रुपए सेव कर सकते हैं। 24 लाख तक की सालाना आमदनी या 24 लाख से ज्यादा अगर आपकी है तो मैक्सिमम जो आप सेव कर पाएंगे वो 1,10,000 रुपए सेव कर पाएंगे।
अगर आप यहां 8 से 12 वाले में आते हैं, मतलब इस पर्टिकुलर जगह तक अगर आप कमा रहे हैं 12 से ज्यादा नहीं, लेकिन तो आपका ये 5% और 10% इफेक्टिवली निल हो जाएगा। वो क्या बताया सर आपने प्रोविजन? 87 है 87A के तहत अगर आप 12,000 रुपए तक कमा 12 रहे लाख हैं, तक कमाएंगे तो 12 लाख रुपए तक कमा रहे हैं, तो आप यहां पर ये 5% और 10% आप पर आयद नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि लेकिन आपका टैक्स बनेगा 60,000 रुपए और 60,000 की आपको रिबेट मिल जाएगी। 60,000 रुपए आपका टैक्स बनेगा, लेकिन 60,000 रुपए की आपको रिबेट मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही आप यहां क्रॉस करके 12 से ऊपर जाते हैं, 13 लाख जाते हैं, तो 13 लाख से 16 लाख के बीच में आपको ये देना पड़ेगा 15% का टैक्स। 10 भी देना पड़ेगा, 10 भी देना पड़ेगा, 5 भी देना पड़ेगा, 10 भी देना पड़ेगा। तो और इस तरीके से ग्रेजुअली जब आप आगे बढ़ेंगे तो मैक्सिमम आप सेविंग जो आप कर पा रहे हैं वो कर पा रहे हैं 1,10,000 रुपए तक की सालाना सेविंग। तो टैक्स में ये तो सही है कि 12 वाला जो ग्रुप है वो तो आप कह रहे हैं कि उसको भांगड़ा करना चाहिए, उसको नाचना चाहिए, उसको खुशी मनानी चाहिए, उसके पास दे हैव ऑल द रीजंस। लेकिन बाकी लोगों के लिए भी थोड़ा थिरकने और गाने का आज मौका मिल गया है। बिल्कुल ठीक बात है ये कि देखिए एक स्लैब के बाद में फिर आपको लगता है ठीक है अगर मेरा एक ऑप्टिमम टैक्स है। अब आप ये देखिए ना कि मैं अगर 15-20 लाख तक मेरा इफेक्टिव रेट अगर मैं 20 लाख की कमाई कर रहा हूँ तो मेरे पास में जो टैक्स आ रहा है वो 2 लाख रुपए आ रहा है। 20 लाख वालों 20 को लाख तक वालों को 2 लाख रुपए टैक्स आ रहा है। इसका मतलब मेरा टैक्स इफेक्टिव 10% रहा, राइट, तो आदमी को चुपता नहीं है। राइट। पहले वही टैक्स था 2,90,000 रुपए, यानी 20 लाख वाला अब 90,000 रुपए बचा रहा है। तो पहले उसका जो इफेक्टिव रेट था 20 लाख वाले का वो 15% था, अब वो घट के 10% हो। 15 लाख वाले का कितना बच रहा है? 15 लाख वाले का तो बहुत फायदा पड़ जाएगा ना जी। जो 13 लाख रुपए पहले 1 लाख से था, अब 75,000 रुपए 25,000 रुपए है। तो अगर हम 15 लाख की कैलकुलेशन करते हैं तो 12 से 15, एक सेकंड में बताता हूँ, 12 से 15 में पहले जो टैक्स था 1,40,000 रुपए, हाँ। और अब जो होगा 12 से 15, पहले 1,40,000 था 15 पे, हाँ, अब होगा ये 12 से 15 लाख वालों की बात कर रहा हूं मैं, ये भी ध्यान से सुनिएगा आप, क्योंकि 12 लाख तक तो जाहिर है अगर आप हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं और मान लीजिए आप 15 लाख तक वाले स्लैब में पहुंच रहे हैं तो पहले आपको 1,40,000 रुपए टैक्स के तौर पर देने पड़ते थे, जो कि अब कितने देने पड़ेंगे? एक और इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अच्छा। मेरे हिसाब से 60,000 का फायदा होगा इसमें भी, क्योंकि 18 लाख पे आपको 70,000 का फायदा हो रहा है, राइट। तो 10,000 का फायदा इसमें हो जाएगा आपको, क्योंकि ये स्लैब जो है हमारा 15% का है ना, तो करीब करीब 60,000 रुपए का फायदा फायदा होना चाहिए। हाँ, और वही अगर आप 20 लाख वाले में आ जाते हैं, हाँ, तो 20 लाख वाले पे तो अभी आपको 90,000 का फायदा हो गया ना, 90,000 का फायदा हो गया। तो आपका जो इफेक्टिव टैक्स बना वो 10% का बना। 10% बना ना। अगर आपकी 20 लाख की इनकम है और 2 लाख का आपका टैक्स है तो इफेक्टिव रेट आपका 10% आ गया। राइट, राइट। तो ये आप ये कह रहे हैं कि ये अब लोगों को उतना चुभेगा नहीं। अब 25 लाख रुपए पर आपको टैक्स बन रहा है 3,30,000 रुपए, हाँ, तो इफेक्टिव रेट अगर हम मान के चलते हैं तो 12.5% का आ गया आपका। 25 लाख रुपए तक का अगर आपकी आमदनी है तो इफेक्टिव मतलब उसको एवरेज आउट करते हैं आप तमाम स्लैब्स को लेके जोड़ के, और एवरेज आउट अगर आप करते हैं तो करीब करीब 3,30,000 रुपए, मतलब 12.5% के आसपास का टैक्स वो बना। और 25 से जैसे ही आप ऊपर जाते हैं तो फिर 30% टैक्स है। इफेक्टिव थोड़ा कम आएगा, लेकिन 30% तो स्लैब में चला जाएगा ना। इफेक्टिव क्या आएगा? वो तो जैसे आप बढ़ते जाएंगे। राइट। तो लेकिन इसी में अगर आप उसको क्वांटिफाई करें परसेंटेज के हिसाब से नहीं, सीधे सीधे टैक्स के हिसाब से, तो 1,10,000 रुपए आप बचा रहे हैं 25 लाख रुपए से, सॉरी 24 लाख रुपए से ऊपर की आमदनी जी। 24 लाख रुपए या 24 लाख रुपए से ऊपर अगर आप कमा रहे हैं सालाना, तो आप 1,10,000 रुपए बचा लिया करेंगे। अगर आप 15 लाख के आसपास मान लीजिए आपकी आमदनी है तो पहले के मुकाबले आप करीब करीब 60,000 रुपए बचा लेंगे टैक्स में। और अगर आपकी 20 लाख के आसपास मान लीजिए कि सालाना आमदनी है तो 90,000 तो 90,000 रुपए पहले आपको टैक्स देना पड़ता था, और अब जो टैक्स आप देंगे उसमें 90,000 का फर्क होगा। अगर आप 15 लाख रुपए कमा रहे हैं तो पहले जो टैक्स देते थे और अब जो टैक्स देंगे उसमें करीब करीब 60,000 रुपए का फर्क होगा। अगर आप 24 लाख रुपए या उससे ऊपर कमा रहे हैं तो पहले जो टैक्स देते थे और अब जो टैक्स देंगे उसमें 1,10,000 रुपए का फर्क होगा। और इस तरीके से आपके पास जाहिर है खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे होंगे, आपके हाथ में ज्यादा पैसे पहले के मुकाबले बचेंगे। तो टैक्स के ये प्रोविजंस जाहिर है मिडिल क्लास को मुस्कुराने की बहुत सारी वजहें दे गए हैं, और अब इसका
इसका क्या असर दिखाई देता है? हालांकि मार्केट सेंटीमेंट के हिसाब से अगर सेंटीमेंट्स को रिफ्लेक्ट करने वाला आप मार्केट को मानते हैं तो मार्केट फिलहाल तो रेड दिखाई दे रहा है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी फाइन प्रिंट्स का पढ़ा जाना बाकी है। बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें एलोकेशंस को लेकर हो सकता है भाषण में आपको मेंशन ना दिखाई दिया हो, लेकिन जब आप प्रिंट पढ़ेंगे उसका बजट का तो आपको वो सारी चीजें देखने को मिलेंगी और हो सकता है कि उसके बाद मार्केट जो है वो डिफरेंटली बिहेव करे। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट भाषण के पूरे दौरान मेज थपथपाकर बजट भाषण का स्वागत कर रहे थे, बजट के प्रोविजंस का स्वागत कर रहे थे और बजट पूरा होने के बाद वित्त मंत्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले, उनके टेबल के करीब जाकर उनको अच्छे बजट के लिए बधाई दी। कुछ ही देर में हमारे साथ मेहमानों का नया पैनल जुड़ रहा है और उनके साथ हम समझेंगे कि जिसमें कि सियासी मेहमान भी होंगे, पॉलिटिकल गेस्ट भी होंगे और थोड़ा इसमें जो इसकी पॉलिटिकल इंट्रिकेसीज है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बस कुछ ही देर में वो पैनल भी मौजूद होगा। एक बार फिर से मैं आपके लिए दोहरा दूं, मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिली है। मिडिल क्लास के लिए न सिर्फ जिस इनकम पर टैक्स नहीं लगेगी सालाना वो बढ़ा दी गई है, पहले जो 7 लाख रुपए थी वो 12 लाख रुपए कर दिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद का जो स्लैब्स हैं उनको भी बदल दिया गया है और पहले जो 15 से 20 लाख रुपए सालाना आमदनी पर 30% टैक्स देना होता था, अब वो 24 लाख से ऊपर के लिए प्रोविजन कर दिया गया है। तो क्या क्या खास है वो लगातार हम आपको बता रहे हैं और उस पर डिस्कशंस हो रहे हैं। मोदी सरकार ने मिडिल क्लास के लिए वो कर दिया जो अभी तक किसी ने सोचा नहीं था। मोदी सरकार का बजट मिडिल क्लास के लिए लॉटरी लगने जैसा है। न्यू टैक्स रिजीम के मुताबिक हर महीने 1 लाख रुपए तक की आमदनी वाले पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हर महीने 1 लाख रुपए, मतलब सालाना ये 12 लाख रुपए हो जाएगा। तो 12 लाख रुपए सालाना तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 100% टैक्स फ्री होगी 12 लाख रुपए तक की इनकम। कहा जा रहा था 2024 के चुनाव में मिडिल क्लास ही था जो वोट करने बाहर नहीं निकला, लेकिन आज मोदी सरकार ने देश के मिडिल क्लास को गदगद कर दिया है।